गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो भाई कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई लिखाई? मिशन नीट 2024, मिशन नीट 2025 कैसा चल रहा है सबका? वैसे आज के लेक्चर में तो सब 24 वाले हैं, क्योंकि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास के चैप्टर का लेक्चर है। जब भी हमारे 12th क्लास के चैप्टर का लेक्चर होता है तो हमारे संपूर्ण बैच वाले और जुनून बैच वाले बच्चों का लेक्चर होता है, और इसमें वो बच्चे हैं जो 24 नीट की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो आई होप बच्चों आप सबकी तैयारी शानदार चल रही है। अनीसा तो भाई डेली बिल्कुल जैसा मैंने उसको कहा था वैसा फॉलो कर रही है, मतलब जिस बच्चे की तारीफ करना बनता है देखो उसकी तो हम करेंगे। अभी तक जितने भी बच्चे एनरोल हुए हैं, चाहे वो ईयर लॉन्ग कोर्सेज हों, चाहे वो टेस्ट सीरीज हों, वो जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं वो अपने डाउट ग्रुप में नहीं एनरोल रहते, उनको अपन उसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। लेकिन सभी को टाइम टेबल भी शेयर किया जाता है, शेड्यूल भी कि आपको इस तरह से फॉलो करना चाहिए, सारी चीज़ें बताई जाती है जो भी आपके सारथी वाले प्रोग्राम में बताई जा रही है बच्चों। लेकिन स्ट्रिक्टली मैंने आपको ये बोला था, चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती है, ऐसा लगता भी कि हम बहुत ईजिली सारी चीज़ें कर लेंगे जैसा भी सर कह रहे हैं, लेकिन पूरे साल डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है बच्चों। लाइफ में जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, वो होता ही कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। आपने देखा होगा हर कुछ दिनों में कोई एक नई इंपल्स आती है हमें कि यार ये कर लें वो कर लें, स्टार्ट भी हम कर देते हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू करके नहीं रख पाते। फॉर एग्जाम्पल कई बार जैसे जब आप थोड़ा सा और अभी ग्रो कर जाओगे एज में, तो फिर एक बार बार इंपल्स आती है कि यार कि अपनी फिटनेस को, अब क्योंकि एज बढ़ रही है, फिटनेस इंप्रूव करते हैं, जिम जाते हैं, और कई लोगों को आपने देखा होगा जिम की पूरे एक साल की फीस जमा करा देते हैं जोश ही जोश में, मुश्किल से एक महीना जाते हैं, कई तो वो भी नहीं जाते, है ना, और उसके बाद फिर खत्म बात, टाटा बाय बाय, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रख लेगा बच्चों अपने काम में, वो कभी भी फेल नहीं होगा, है ना, मतलब उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेलियर एंड सक्सेस दोनों लाइफ के पार्ट है, ये ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं हो सकता जिसकी लाइफ में कभी कोई फेलियर आई ही नहीं हो। लेकिन हाँ, यदि आप अपने कामों में कंसिस्टेंसी रखोगे तो सक्सेस का डेफिनेटली रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फेलियर्स इक्का दुक्का आपको मिलेगी, लेकिन हर फील्ड में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अनीसा ऐसे लगे रहो बेटा, जैसे आप डेली शेयर कर रहे हो आपका शेड्यूल मेरे को कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वेरी गुड, करते रहो। शेड्यूल शेयर करने में, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बच्चों, 5, 10, 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं, और हम बहुत सारा टाइम डेली वेस्ट करते हैं, आप भी जानते हो, फ़ोन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें ज़रूर टाइम इन्वेस्ट करो। स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेक्चर है बच्चों हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। सेकेंड लेक्चर में हमने मेल गेमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोशियम जिसको स्टेमन्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फिलामेंट और एंथर होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, एंथर को क्यों हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में बायलोब्ड होता है और डाइथिकस कंडीशन वहां पर देखने को मिलती है ना। कौन कौन सी लेयर्स होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल में, हमने बात करी थी बच्चों, 4 लेयर्स की हमने बात करी थी। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स और फिर टेपिटम। टेपिटम न्यूट्रिटिव लेयर थी जो सबसे अंदर की थी, बाहर की 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स थी बच्चों, है ना। फिर वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स होती है फ्रॉम द स्पोरोजीनस टिश्यू, जो सेंट्रल पार्ट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, वहां पर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। स्पोरोजीनस का मतलब मैंने आपको बताया था, वो टिश्यू जिससे अब अल्टीमेटली स्पोर्स बनने हैं, माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं बच्चों। उनमें मियोसिस होता है, हर एक मियोसिस से हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो हर एक पीएमसी या एमएमसी से क्या बनते थे, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं बच्चों। वही माइक्रोस्पोर्स अल्टीमेटली मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। पोलन ग्रेन में भी हमने स्ट्रक्चर देखा था बच्चों, एक्साइल इंटाइन, है ना। तो सारी चीजें वहां पर फिर हमने बात करी थी कि या तो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड हो जाता है, एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव सेल, या फिर 3 सेल स्टेज में शेड होता है। जनरेटिव सेल क्या बना देती है, 2 मेल गेमिट्स बना देती है, उसके बाद शेड ऑफ होता है, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गेमिट्स के साथ। वहां तक यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो, बाकी यदि डाउट नहीं है तो आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब आज के लेक्चर में बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मेल गेमिट फॉर्मेशन देख ली थी,
आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, फीमेल गेमीट फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फीमेल गेमीट फॉर्मेशन की बात करेंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चों, वो कौन सा है, पिस्टल, जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं। उसके अंदर वो स्ट्रक्चर जहां पर फीमेल गेमीट बनेगा, वहां पर जब मेल गेमीट बन रहा था तो माइक्रोस्पोर से बन रहा था, और माइक्रोस्पोर जिस स्ट्रक्चर में बन रहा था उसको हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम। इन द सेम वे यहां पर जब फीमेल गेमीट बनेगा तो वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन होगा वो मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल कहलाता है बच्चों। और अल्टीमेटली जो फीमेल गेमीटोफाइट होता है, जहां पर फीमेल गेमीट बनेगा, अल्टीमेटली उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। द गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। द गायनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल और मे हैव मोर देन वन पिस्टल। तो दो टर्म्स यहां पर हमें याद करने हैं। एक टर्म हमें याद करना है बच्चों मोनोकार्पिलरी, और दूसरा टर्म याद करना है मल्टीकार्पिलरी। बहुत इजी टर्म्स हैं। क्यों इजी टर्म्स हैं, हमें पता है कि पिस्टल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कार्पल कहते हैं। और यदि फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टल यानी कि एक ही कार्पल है तो मोनो वर्ड रिप्रेजेंट्स वन, मोनोकार्पिलरी कंडीशन। और एक से ज्यादा कार्पल्स या पिस्टल्स हैं तो साफ साफ समझ में आ रहा है मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। तो एक कार्पल मोनोकार्पिलरी, एक से ज्यादा कार्पल्स मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर आर मोर देन वन the pistils may be fused together, that is syncarpous condition, or may be free, that is apocarpous condition। यहां पर हम डायग्राम की मदद लेंगे, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बच्चों। तो ये तो आपको एक कार्पल का पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है। थैलेमस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फ्लावर का प्लेटफॉर्म जिस पर उसके सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर एंड्रोशियम, फिर बीच में गायनोशियम, है ना। तो थैलेमस के ऊपर गायनोशियम यानी कि पिस्टिल या कार्पल भी प्रेजेंट होगा। यहां पर एक पिस्टिल या कार्पल आपको बता रखा है। नीचे का जो स्वलन पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है बच्चों कार्पल का, दैट इज नोन एज ओवरी। फिर लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक पार्ट होता है, दैट इज स्टाइल। और ऊपर बच्चों यहां पर मल्टीपल यहां पर प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। तो ऊपर का जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पर पोलन ग्रेन्स आते हैं फॉर जर्मिनेशन, उसको हम कहते हैं स्टिग्मा, है ना। यहां तक क्लियर है। ये तो हो गया हमारे पिस्टल का स्ट्रक्चर, कार्पल का स्ट्रक्चर। अब देखो यहां जो दो टर्म्स काम में आए हैं, सिनकार्पस अपोकार्पस कंडीशन। बच्चों कैसे याद रखोगे, यहां पर पहली चीज तो जो पॉइंट्स याद रखने हैं यहां पर, यदि कार्पल्स फ्यूज्ड है सिनकार्पस कंडीशन कहलाएगी, यदि फ्री हैं अपोकार्पस कंडीशन कहलाएगी, है ना। मान लो ये किसी फ्लावर के अंदर 5 कार्पल्स हैं, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, फ्यूज्ड हैं एक दूसरे से, सिनकार्पस कंडीशन। पांचों अलग अलग हैं, अपोकार्पस कंडीशन। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि जो सिनकार्पस अपोकार्पस टर्म्स काम में आ रहे हैं, क्या मोनोकार्पलरी में यूज में आएंगे जहां पर सिर्फ एक ही कार्पल होता है। तो जहां पर एक कार्पल होगा वहां तो इन टर्म्स का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि हम कब कह रहे हैं, जब कार्पल्स चिपके हुए हों, तो चिपकने के लिए एक से ज्यादा कार्पल्स चाहिए ना भाई फ्यूज होने के लिए। आगे बात समझ में। तो ये जो सिनकार्पस अपोकार्पस टर्म्स है, पहली बात तो कहां पर अप्लाई होंगे, जहां पर एक से ज्यादा कार्पल्स हैं बच्चों। अब यदि वो कार्पल्स आपस में फ्यूज है, तो देखो यहां पर कई कार्पल्स हैं, ये एक कार्पल, ये दूसरा कार्पल, ये तीसरा कार्पल, ये चौथा कार्पल, पांचवा, ये छठा, ये सब आपस में चिपके हुए हैं, अलग अलग नहीं है बच्चों। दिस इज सिनकार्पस कंडीशन। लेकिन यहां पर आप देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सब फ्री है ना। ऊपर का पार्ट सबका फ्री है बच्चों, स्टिग्मा वाला पार्ट, स्टाइल बीच में फ्री है। तो दिस इज नोन एज अपोकार्पस कंडीशन। क्लियर, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट डायग्राम आपको दे रखा है बच्चों, वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, अभी अपन आगे उसको देखेंगे। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तो भी मैं आपको समझा ही दिया, एक बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आते हैं बच्चों, लैंड करते हैं। द स्टाइल इज द एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट, लंबा पार्ट है। एलोंगेटेड मींस लंबा, स्लेंडर यानी पतला पार्ट है बिनीथ द स्टिग्मा, जो स्टाइल है बच्चों, ये वाला पार्ट है ना। और द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। बल्ज्ड का मतलब होता है चौड़ा पार्ट, फूला हुआ पार्ट, स्वॉलन पार्ट, दैट इज द ओवरी, बेसल पार्ट, नीचे वाला पार्ट। नाउ अब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों ओवेरियन कैविटी, एक स्पेस, होलो स्पेस हम कह सकते हैं, ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल भी कहा जाता है। लोक्यूल वर्ड यूज ही एक कैविटी के लिए, होलो कैविटी के लिए होता है बच्चों, है ना। और इस होलो कैविटी हम कह सकते हैं जो ओवेरियन कैविटी, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा बच्चों, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हम किससे एसोसिएट करते हैं, हमेशा न्यूट्रिशन से एसोसिएट करते हैं बच्चों।
है ना। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो ओव्यूल अभी इसके अंदर ओवेरियन कैविटी में होगा उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए डेवलपमेंट के लिए बच्चों, तो इसीलिए, और बाकी के फ्लावर से कनेक्टेड रहना जरूरी है, या हम कह सकते हैं कार्पल के साथ कनेक्टेड रहना जरूरी है, तो बाकी के पार्ट्स के साथ उसको कौन कनेक्ट करके रख रहा है, प्लेसेंटा कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपको बता रखा है बच्चों एक ओव्यूल का। अब ओव्यूल जो यहां पर आपको बता रखा है, यहां पर प्लेसेंटा वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा, है ना। प्लेसेंटा वाला पार्ट कहीं यहां पर ऊपर की तरफ है एक्चुअली, जो डायग्राम में नहीं दिख रहा है। प्लेसेंटा से ओव्यूल जुड़ा हुआ होता है, और जो स्ट्रक्चर प्लेसेंटा से ओव्यूल को जोड़ के रखता है उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर, जहां से डायग्राम चालू हो रहा है इसके ऊपर की तरफ एक्चुअली प्लेसेंटा है, और ये जो फ्यूनिकल वाला पार्ट है इस पूरे को हम ओव्यूल कहेंगे। इस पूरे ओव्यूल को ऊपर के प्लेसेंटा से जोड़ के रखे हुए हैं। ज्यादातर फ्लावर्स के अंदर आपको जो ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल है बच्चों, उसमें एक ही ओव्यूल मिलेगा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ, ज्यादातर के अंदर मैं बोल रहा हूं, बाकी मल्टी मिल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई एक जो प्लेसेंटा है उससे एक ओव्यूल जुड़ा हुआ है। जो स्ट्रक्चर ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है फ्यूनिकल कहते हैं, और जिस जगह पर फ्यूनिकल और ये ओव्यूल आपस में जुड़ रहे हैं बच्चों, है ना, उस जगह को हम क्या कहते हैं, ये जो जगह है, ये पूरी जगह जो है जहां पर फ्यूनिकल और ये ओव्यूल जुड़े हुए हैं, दिस इज नोन एज हाइलम। क्या कहते हैं इसको हम, हाइलम कहते हैं, ना। तो ये जो मैंने अभी यहां पर ये सारी चीजें करिए, इसको हटा देता हूं भाई इन कुचड़ों को, ताकि चीजें दिख जाए आपको एनसीईआरटी की। तो फ्यूनिकल हो गया, हाइलम हो गया। फ्यूनिकल ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है, और जिस जगह पर फ्यूनिकल और ओव्यूल आपस में जुड़ते हैं दैट्स हम कह सकते हैं दैट प्लेस, वो जंक्शन हम कह सकते हैं क्या कहलाता है बच्चों, हाइलम। तो प्लेसेंटा वर्ड क्लियर, फ्यूनिकल वर्ड क्लियर, हाइलम वर्ड क्लियर, ओव्यूल वर्ड क्लियर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। एक एक टर्म का बच्चों मीनिंग अपने को आना चाहिए, हमें दूसरे बच्चों की तरह नहीं करना कि ठीक है काम चलाओ पढ़ाई कर ली, टर्म्स को रट लिया। हमें एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, किस लेबलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या मतलब है। एवरीथिंग शुड बी क्लियर। तो बेटा कोई भी डाउट हो तो पूछते हुए चलना। चलो आगे एक पॉइंट देखते हैं। अब यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, कुछ बच रहा है क्या? ठीक है चलो। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, है ना। तो ओव्यूल को आप क्या कह सकते हो, सिंगुलर। अपन जब सिर्फ ओव्यूल बोल रहा हूं तो मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल्स बोल रहा हूं तो मेगास्पोरेंजिया। जैसे अपन ने जब मेल गेमिट फॉर्मेशन देखा था बच्चों लास्ट लेक्चर में, तो अपन ने वहां बोला था माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो ओव्यूल को हमने क्या बोला, मेगास्पोरेंजियम, तो इसके अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा बच्चों। आई नहीं आई बात समझ में? वहां पर माइक्रोस्पोर बन रहा था तो हमने उस प्रोसेस को बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां पर मेगास्पोर्स बनेंगे तो हम क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, मेगास्पोरोजेनेसिस। वहां पर माइक्रोस्पोर्स से अल्टीमेटली मेल गेमिट्स बन रहे थे या उनके अंदर मेल गेमिट्स बन रहे थे, तो यहां पर मेगास्पोर से अल्टीमेटली फीमेल गेमिट्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, जैसा भी मैंने आपको कहा था बच्चों, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1, ज्यादातर में 1 आपको मिलेगा, लाइक व्हीट, पेडी, मैंगो, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं लाइक पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स। एग्जांपल्स हमें याद करने हैं बच्चों, है ना। बॉटनी में बस यही थोड़ी सी समस्या रहती है कि एग्जांपल्स रिलेटिवली ज्यादा होते हैं। इनको एक ही तरीका है बच्चों, हर चैप्टर में जो जो चैप्टर हम कवर करते जा रहे हैं, है ना, सारे पॉइंट वाइज नोट्स अब आपके पास हैं। बहुत ज्यादा आपको लिखने में, नोट्स बनाने में वेस्ट टाइम करना ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इन्हीं नोट्स से आपको पढ़ना है बच्चों, तो टाइम तो आपका काफी बच रहा है अब। ठीक है, लेक्चर्स भी हम रिलेटिवली बहुत छोटे लेते हैं बच्चों, लेकिन छोटे लेक्चर्स में भी हम बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं। मतलब हम ऑलमोस्ट यदि 1 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं, तो जो ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन में भी जो लिख लिख कर पढ़ाया जाता है, 2 घंटे का मैटर अपन कवर कर लेते हैं 1 घंटे के अंदर। तो हम आपका ऑलमोस्ट 50% टाइम बचा रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, जैसे बॉटनी में जहां पर आपको दिक्कत आती है एग्जाम्पल्स की, जो भी चैप्टर अपने कवर होते जा रहे हैं, फिर चाहे वो जूलॉजी की हो चाहे बॉटनी के हो, मैं तो ये कहूंगा आप एक रजिस्टर अलग से बना लो बच्चों अब, जिसमें आपको क्या करना है, हर चैप्टर के जो जो भी एग्जाम्पल्स वाले पॉइंट्स हैं, है ना, यहाँ के भाई सिंगल ओव्यूल, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल ओव्यूल प्लांट्स लिख लिया, एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल ओव्यूल्स प्लांट्स या मोर देन 1 ओव्यूल्स प्लांट्स लिख लिया आपने।
ये एक पूरा रजिस्टर क्रिएट कर लो और डेली बेसिस पे कभी 2 पन्ने, आज 2 पन्ने पढ़ लिए, फिर कल 2 पन्ने पढ़ लिए, बीच बीच में मतलब फ्रिक्वेंटली महीने में हर पेज को कम से कम 2 से 3 बार तो रिवाइज करते रहो, रीडिंग लगाते रहो बार बार। देखना पूरे साल में जब आप भाई हर महीने यदि एक तरह के एग्जाम्पल्स को या एक पॉइंट को आप 3 से 4 बार पढ़ लोगे तो पूरे साल में यदि मैं 9 से 10 महीने की बात करूं तो करीब करीब 30 से 40-50 बार तो आप पढ़ ही लोगे मिनिमम से मिनिमम। और इतनी बार रीडिंग भी लगा ली ना आपने इन एग्जाम्पल्स की तो वैसे ही याद हो जाएंगे आपको, है ना। यही चीज बच्चों फिजिक्स में कर लो, केमिस्ट्री में कर लो, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं बच्चों और इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स आपके वो होते हैं, जैसे कोई भी डायमेंशंस होते हैं, वैल्यूज होती है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, कई कांस्टेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम बात करते हैं ना, तो इस तरह के जो कांस्टेंट्स होते हैं बच्चों उनकी वैल्यूज की बात है या फॉर्मूले की बात है, उनको नोट कर लो। चाहो तो एक कॉमन रजिस्टर बना लो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें यही जो जितने भी फैक्ट बेस्ड चीजें हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए, उनको करते जाओ, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, नहीं है ना। है नहीं ये काम की चीज, क्योंकि देखो बच्चों जब तक आप स्मार्टली नहीं काम करोगे मजा नहीं आएगा और सिलेक्शन नहीं होगा। मैं भी ये करता था और मैं जो करता था आपको बताता रहता हूं, तो आप भी करते जाओ, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल की बात करते हैं, तो ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जिसमें अब मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा देखेंगे, और मेगास्पोर्स से अल्टीमेटली फिर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, समझ लिया। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन, जिस जगह पर ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ जुड़ता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, हाइलम, ये भी मैंने भी आपको समझा दिया। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स दी, किसका जंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन को हाइलम कहते हैं बच्चों। Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called integuments, देख लेते हैं भाई, रटने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हो बच्चों एक कवरिंग तो ये है बाहर, है ना, इंटेगुमेंट वर्ड यूज होता है कवरिंग के लिए, और दूसरा इंटेगुमेंट ये है, दूसरी कवरिंग ये है, 2 लेयर्स में कवरिंग्स प्रेजेंट है। बाहर वाली कवरिंग यानी कि इंटेगुमेंट कहलाएगा आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाली कवरिंग यानी कि इंटेगुमेंट कहलाएगा इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो each ovule has 1 or 2 protective envelopes called integuments. Integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. Opposite the micropylar end is the chalaza representing the basal part of the ovule. तो कुछ और पार्ट्स हैं जिनके नाम हमें याद रखने हैं बच्चों। तो देखो बाहर तो 2 कवरिंग्स यानी कि 2 इंटेगुमेंट्स, बाहर वाला इंटेगुमेंट आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाला इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट। अब बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर वापस से याद रखो, याद करो, है ना, वापस से उसको रिपीट करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में मैंने आपको क्या बताया था कि 4 लेयर्स थी, 3 बाहर की एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर्स प्रोटेक्टिव थी, उन 3 की जगह यहां पर 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर वहां पर सबसे अंदर की जो चौथी लेयर थी दैट वाज टेपिटम, और टेपिटम में मैंने आपको बताया था उसका फंक्शन था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना। इन द सेम वे यहां पर जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट, उनके अंदर की जो लेयर है बच्चों, कलर चेंज कर देता हूं मैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा, उसके अंदर की जो लेयर है बच्चों, ये वाली लेयर जो है ना, ये वाली जो लेयर है बच्चों, दिस लेयर इज व्हाट, यहां जो सेल्स है आपकी, ये सेल्स क्या कहलाएगी, ये पूरी लेयर क्या कहलाएगी दोनों इंटेगुमेंट के अंदर की, दिस इज नोन एज दिस टिश्यू इज नोन एज न्यूसेलस, क्या कहलाता है, न्यूसेलस। तो न्यूसेलस बिल्कुल टेपिटम की तरह है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम में टेपिटम कर रहा था वही मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस कर रहा है। तो न्यूसेलस का काम क्या हो गया बच्चों, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, है ना, ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखेगा, क्लियर, ठीक। तो न्यूसेलस समझ में आ गया हमें। अब एंड्स की बात करते हैं, ये जो ओव्यूल है बच्चों, इसका जो ऊपर वाला एंड है वो कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड, या पोल भी कह सकते हो, एंड के लिए हम पोल वर्ड भी यूज करते हैं। और इस पोल पर, इस माइक्रोपाइलर एंड पर आप देख सकते हो बच्चों, ये मैं इंटेगुमेंट्स को रब कर रहा हूं, यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, ये जो माइक्रोपाइलर पोल है, एंड है ना, यहां पर इंटेगुमेंट्स आपस में चिपके हुए नहीं है ऐसे, ये इधर के 2 इंटेगुमेंट, ये इधर के 2 इंटेगुमेंट, ये आ रहे हैं आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स, पूरी तरह से यहां आकर चिपके नहीं, एक गैप छोड़ दिया, है ना। तो ये जो गैप है यहां पर देखो, सीधे इस गैप से आप सीधे कहां पहुंच रहे हो, न्यूसेलस पे पहुंच रहे हो, मतलब यहां पर न्यूसेलस
बाहर की तरफ एक्सपोज हो रहा है। तो ये जो एंड है यहां पर, ये जो छोटी सी ओपनिंग है बच्चों, ये छोटी सी ओपनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड कैसे याद रखोगे, टुवर्ड्स द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के तरफ वाला एंड हमेशा माइक्रोपाइलर एंड होगा। तो उस माइक्रोपाइलर एंड पे जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइलर पोल या एंड के जस्ट अपोजिट जो चौड़ा वाला पोल है बच्चों, दिस पोल इज कॉल्ड एज चेलेजल पोल। और इस पार्ट को हम बोलते हैं चेलेजा, चेलेजल पोल, और पार्ट क्या कहलाएगा, चेलेजा। क्लियर, एनी डाउट, नहीं है ना बच्चों, ठीक है, आगे बात समझ में, वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं अब। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट अपना हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां से अपना ऑलमोस्ट मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स स्टार्ट हो जाएगा अभी। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस, है ना, इंटेगुमेंट्स के अंदर सेल्स का मास है, न्यूसेलस कहते हैं। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स, समझा दिया। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गेमेटोफाइट। अभी एक्चुअली इस डायग्राम के अंदर आपको क्या बता रखा है कि एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट जिसके अंदर फीमेल गेमिट बनेगा, एम्ब्रियो सेक उसका दूसरा नाम जिसके अंदर फीमेल गेमिट बनेगा, वो बना हुआ दिखाया है ना। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये एम्ब्रियो सेक यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट बनता कैसे है, शुरुआत से नहीं रहता, है ना। यहां पर अभी मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होकर पहले मेगास्पोर्स बनेंगे और फिर एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सेक जनरली बनता है। तो वो अभी अपन देखेंगे कैसे बनता है, इसमें ऑलरेडी बना हुआ दिखाया। तो सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां पर बता रखा है दैट इज एम्ब्रियो सेक और फीमेल गेमेटोफाइट जिसके अंदर फीमेल गेमिट्स बनेंगे। कैसे बनता है वो अभी समझाऊंगा बेटा आपको, है ना, कैसे बनता है वो अभी समझाऊंगा। चलो An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore, लिखा है ना, देखो एम्ब्रियो सेक जनरली एक होता है, किससे बनता है, मेगास्पोर से बनता है। अब पहले मेगास्पोर बनना जरूरी है उसके लिए। अब मेगास्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम, मेगास्पोरोजेनेसिस। कैसे होता है देखते हैं। The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC यानी कि मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiotic division. Now what is the importance, ये क्वेश्चन यहाँ पर रेज करा है कि भाई मियोसिस क्यों हो रहा है। मियोसिस भाई इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डिप्लॉइड सेल्स है और हमें हेप्लॉइड गेमिट्स बनाने हैं, बिना मियोसिस के वो नहीं बन सकते। डिप्लॉइड से हेप्लॉइड कंडीशन तो मियोसिस से आएगी, है ना। और जब भी किसी सेल में मियोसिस होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो 4 हेप्लॉइड सेल्स बनती है बच्चों। तो यहां पर भी जब मियोसिस होगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। अब अगेन डायग्राम से समझते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली। थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि यहां पर ये एम्ब्रियो सेक नहीं है ना, ये इमेजिन करके चलो यहां पर एम्ब्रियो सेक नहीं। जब एम्ब्रियो सेक नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है बच्चों, ये किससे भरा हुआ होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो न्यूसेलस से भरा हुआ होगा, है ना। अभी पूरा न्यूसेलस है यहां पर। अब माइक्रोपाइलर एंड की हम बात करते हैं। तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, होगा क्या बच्चों, यहां पर इस माइक्रोपाइलर एंड पर, इस माइक्रोपाइलर एंड पर ये जो न्यूसेलस की सेल्स है, इनमें से एक सेल क्या होगा, इनमें से एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी किसके अंदर बच्चों, एक बड़ी सेल के अंदर, विच विल बी नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। सिर्फ एक सेल, बाकी सब न्यूसेलस की सेल्स है, एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी कौन से एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर, इनटू एमएमसी, एमएमसी के अंदर। और इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा बच्चों, मियोसिस होगा। और जब मियोसिस होगा तो इससे क्या बन जाएगी, 4 सेल्स बन जाएगी यहां पर। और ये चारों क्या कहलाएंगे, अब मेगास्पोर्स कहलाएंगे। ये चारों के चारों क्या हैं बच्चों, ये चारों के चारों हेप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे, हेप्लॉइड सेल्स होंगे। आगे बात समझ में। अब जनरली क्या होता है, ये जो 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बने हैं, इनमें से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ एक मेगास्पोर रह जाएगा। और फिर उस मेगास्पोर से आगे किसका फॉर्मेशन होगा, यही मेगास्पोर अल्टीमेटली पूरा फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सेक बनाएगा, जो यहां पर सेंटर में प्रेजेंट था।
तो अभी शुरुआत में सिर्फ न्यूसेलस का टिश्यू, उसमें से एक सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 मेगास्पोर रह जाता है, उस मेगास्पोर से फिर पूरा एम्ब्रियोसेक बनता है। कैसे बनता है वो अभी अपन आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब क्या होगा बच्चों, है ना, यहां पर एक डायग्राम मिसिंग है, तो मैं आपको ड्रॉ करके समझा दूंगा अभी पूरी की पूरी चीजें, इसी में हम ड्रॉ कर लेंगे, इसको अपन अब रब कर लेते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि एक मेगास्पोर रह गया, ठीक है। अब ये सारा रब कर दो। चलो ये मान लो कि ये एक मेगास्पोर है। कैसे बना ये, पहले न्यूसेलस की एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हुई, पहले पूरा समझ लो, है ना। समझने के बाद थ्योरी तो 5 मिनट का काम है, समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी में बच्चों एक डायग्राम है, उसको ओपन करके रखो आज अपने साथ। मैं बता देता हूं कौन सा डायग्राम है वो। टू 2.8 जो डायग्राम है बच्चों आपका, कौन सा 2.8, मिल गया बच्चों, है ना। फिगर 2.8 को ओपन करके रख लो बच्चों, वहां से चीजें और आसान हो जाएगी। चलो अब ये एक मेगास्पोर बचा है। अब ये जो एक मेगास्पोर यहां पर बचा है बच्चों, इससे एम्ब्रियोसेक बनेगा। कैसे बनेगा, ये हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, हेप्लॉइड सेल है। इसके अंदर बच्चों ये जो न्यूक्लियस है, इसमें माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होने से क्या होगा अल्टीमेटली, अब लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कंप्लीट माइटोसिस नहीं हो रहा, अब यहां पर सेल वॉल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा बच्चों, सिर्फ इन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होके एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये 2 न्यूक्लियस बन गए, और ये दोनों न्यूक्लियस किधर की तरफ चले जाएंगे बच्चों, इस मेगास्पोर सेल के एंड्स की तरफ चले जाएंगे। एंड्स की तरफ चले जाएंगे तो कहां पहुंच गए ये, अब इसको रब कर देते हैं अपन, ये पहुंच गए यहां पर, एक न्यूक्लियस पहुंच गया यहां और एक न्यूक्लियस पहुंच गया यहां पर। ठीक है, ये चीज आपको कहां बता रखी है, मैं आपको समझा देता हूं। आपका बच्चों जो फिगर 2.8 है, उसमें ऊपर की जो 3 डायग्राम्स हैं, वो जो ए वाला पार्ट है, मतलब जिसमें 3 डायग्राम्स आपको दे रखे हैं बच्चों, वो जो 3 डायग्राम्स है उसमें तो आपको क्या बताया है कि सबसे पहले न्यूसेलस की एक सेल डिफरेंशिएट हुई किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। फिर सेकंड डायग्राम में क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस, जिससे 4 मेगास्पोर बने, जिनको हम कह रहे हैं मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, पहले डायड बना, 2 बने, फिर अल्टीमेटली 4 बने, जिसको हम कह रहे हैं मेगास्पोर टेट्राड। तो इस तरह से 4 मेगास्पोर्स बन के ऊपर वाले डायग्राम्स के अंदर जो 3 डायग्राम है। अब मैंने आपको बता दिया कि उन 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, उससे एम्ब्रियोसेक यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। अब कैसे बनेगा, उसमें आप देखो, वो जो एक मेगास्पोर सेल बच रही है बच्चों, उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और जो 2 न्यूक्लियस अल्टीमेटली बनते हैं वो पोल्स पर चले जाते हैं। वो आपको डायग्राम में दिख जाएगा, पहला जो डायग्राम दे रखा है बी वाले पार्ट में। अब ये जो पोल्स पर न्यूक्लियस चल गए, इनमें फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, अभी कोई साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो हर पोल पे जो न्यूक्लियस गया था उसमें फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, और हर पोल पे अब 2-2 न्यूक्लियस हो गए। टोटल मिला के 4 न्यूक्लियर स्टेज यहां पर आ गई, 4 न्यूक्लियर हो गए। फिर से इनके अंदर एक और बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और अल्टीमेटली दोनों पोल्स पर कितने कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे बच्चों, 4-4 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। यहां तक डायग्राम समझ में आ रहा है 2.8 वाला आपको? बेटा कोई भी डाउट हो पूछ लेना, और यदि डायग्राम समझ में आ रहा है तो हाँ कर देना, क्लियर कर देना। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा है एनसीईआरटी ने डायग्राम के अंदर। एक्चुअली इसके आगे से जो डायग्राम आपको, लास्ट के जो 2 डायग्राम एनसीईआरटी ने बता रखे हैं बच्चों, उसमें इस एम्ब्रियोसेक को उल्टा कर दिया है। उल्टा इन द सेंस में इसलिए कह रहा हूं बच्चों,
ब्लास्ट के जो दो डायग्राम एनसीईआरटी ने बता रखे हैं उसमें ध्यान रखना माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ बता रखा है और चेलेजल पोल ऊपर की तरफ बता रखा है। तो इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में 2.7 जो फिगर है बच्चों एनसीईआरटी का, उसके रेस्पेक्ट में जो 2.8 वाला फिगर है उसमें जो लास्ट के दो डायग्राम्स आपको दे रखे हैं, दो पिक्चर दे रखे हैं, उनमें ध्यान रखना इसको उल्टा कर दिया गया है। माइक्रोपाइलर एंड नीचे है और चेलेजल पोल ऊपर है। तो इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं अब समझने के लिए, है ना। यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों में। तो अब अपने पास में अलग से, वहां पर भी उन्होंने अलग से ही मेगास्पोर सेल बना रखी है। एक मेगास्पोर सेल है जिसमें दोनों पोल्स पर अपने पास 4 न्यूक्लियाई हैं। ध्यान रखना ऊपर वाला अब एंड क्या है, चेलेजल पोल, और नीचे वाला एंड क्या है बच्चों, माइक्रोपाइलर पोल। क्लियर? ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं है, किसी का डाउट आया नहीं है चैट में, इसका मतलब सब कुछ क्लियर है ना। अब क्या होगा, अब बच्चों यहां पर ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं, अब यहां पर सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी सेल वॉल फॉर्मेशन, देखते हैं। जो चेलेजल एंड है बच्चों, वहां पर 3 सेल्स बन जाएगी, मतलब 4 में से 3 न्यूक्लियाई के आसपास सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि टोटल मिलाकर 3 सेल्स बन जाएगी। कौन से एंड पर, चेलेजल एंड पर। और ये जो सेल्स बन रही है, इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, एंटीपोडल्स। क्या नाम देते हैं, एंटीपोडल्स। याद रहेगा। तो एक न्यूक्लियस बच गया अभी यहां पर फ्री, उसके आसपास अभी यहां पर इस तरह से अलग से सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर नहीं गया वो। जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पर भी जो 3 सेल्स है, जो 4 न्यूक्लियाई हैं, उसमें से 3 न्यूक्लियाई के आसपास सेल वॉल बन जाएगी, है ना। इन 3 सेल की फॉर्मेशन जो हो रही है बच्चों, तीनों एक जैसी सेल्स नहीं है। ध्यान रखना, ये तीनों एक जैसी सेल्स नहीं है। इनमें से 2 सेल्स थोड़ी अलग है तीसरी से। तो ये जो मैं यहां पर येलो कलर से बना रहा हूं बच्चों सेल्स, माइक्रोपाइलर एंड पे 3 न्यूक्लियाई के आसपास सेल वॉल बन जाएगी। उनमें से 2 सेल्स जो मैंने येलो कलर से बनाई है, दीज आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में बच्चों सेल वॉल की थिकनिंग मिलेगी किधर की तरफ, अब माइक्रोपाइलर ओपनिंग किधर है, माइक्रोपाइलर ओपनिंग यहां पर है बच्चों, क्योंकि ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो जो ओपनिंग है माइक्रोपाइल, उस माइक्रोपाइल ओपनिंग की तरफ कुछ सेल वॉल थिकनिंग्स आपको मिलेगी। जैसे ये वाला जो डायग्राम है, अल्टीमेटली जब यहां पर एम्ब्रियो सेक बन रहा है, तो यहां पर जो सिनर्जिड्स बनेंगे बच्चों, 2 सेल्स, उन सिनर्जिड्स में इस तरफ एंड की तरफ, ये जो ओपनिंग है इसकी तरफ कुछ सेल वॉल थिकनिंग्स, उभरे हुए प्रोजेक्शंस मिलेंगे आपको, जिनको हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म अपरेटस आपको डायग्राम में मिल जाएगी लेबलिंग। फंक्शन क्या है, अभी तक हमें यह पता चला है कि ये फिलीफॉर्म अपरेटस जब मेल गेमिट्स की एंट्री होगी तो एक पोलन ट्यूब के थ्रू होती है, उस पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं कि हाँ कि भी आपको यहां से एंटर करना है अंदर, है ना। तो पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देने में मदद करते हैं ये फिलीफॉर्म अपरेटस। जो तीसरी सेल यहां पर बनी है बच्चों, ये सबसे ज्यादा काम की सेल है, क्योंकि ये क्या है, एक सेल, ये एक सेल है, यानी कि फीमेल गेमीट। यहां पर भी एक न्यूक्लियस बच गया फ्री, 4 में से 3 तो सेल के अंदर आ गए, 2 सिनर्जिड्स में, 2 सिनर्जिड सेल कहलाती है, एक सेल कहलाती है। ये जो एक सेल और 2 सिनर्जिड्स का पूरा कलेक्शन है, कलेक्टिवली इन तीनों सेल्स को बच्चों क्या कहा जाता है, जो माइक्रोपाइलर एंड पे बन रही है, एग अपरेटस। क्या बोला जाता है इसको, एग अपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड पे जो 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल बनी है, तीनों को मिलाकर एग अपरेटस कहा जाता है। दोनों पोल से एक न्यूक्लियस बच गया यानी कि टोटल मिला के 2 न्यूक्लियर रह गए। ये दोनों न्यूक्लियर बीच में आ जाएंगे। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है मेगास्पोर का, अब ये एम्ब्रियो से कहलाने लग जाएगा। अब ये जो एम्ब्रियो से अल्टीमेटली फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा है मेगास्पोर से, तो ये 2 न्यूक्लियाई जो बाकी रह गए, ये सेंटर में आ जाएंगे। अब इनको कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि पोल्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई। कितने हैं, 2, और ये सेंट्रल सेल में आ गई, यहां पर भी एक सेल बन के आसपास भी सेल वॉल बन जाएगी, तो ये भी एक तरह से एक सेल बन गई। तो कुल मिलाकर कितनी सेल्स हो गई, अब ये पूरा एम्ब्रियो सेक है, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक बन गया यहां पर, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट। क्यों, इसके अंदर अब फीमेल गेमिट बन चुका है, एक सेल, ये कैरी कर रहा है फीमेल गेमिट को। अब ये जो एम्ब्रियो सेक यहां पर बना है, इसमें आप क्या कहोगे, न्यूक्लियाई कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस कितने हैं, 8 है ना। लेकिन सेल्स कितनी है, सेल्स तो 7 ही है,
3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल, 6, और बीच की जो सेल है दैट इज द सेंट्रल सेल, 7 सेल। तो जो एम्ब्रियो सेक अल्टीमेटली यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट बनता है बच्चों ओव्यूल के अंदर, सेंटर के अंदर, वो क्या होता है? 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आया नहीं आया समझ में पूरा? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि आ गया हो तो प्लीज यस या क्लियर लिखकर मैसेज कर दो मेरे को, है ना, ताकि एटलीस्ट मुझे पता चल जाए, नहीं तो मैं वापस से रिपीट करूंगा। वैसे भी रिपीट तो हो ही जाएगा क्योंकि हम अब थ्योरी में यही जो अभी मैंने पूरा समझा ये आपको बेटा थ्योरी में दे रखा है, डायग्राम के साथ कोरिलेट करते हुए थ्योरी को पढ़ना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं रीड करूंगा, कोई भी डाउट हो पूछ लेना बेटा, है ना। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का, मुझे इस चीज के लिए जवाब चाहिए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। जितने मैं बता देता हूं बच्चों कि जो बच्चे YouTube पर हमारे इन लाइव लेक्चर्स को बाद में देख रहे हैं, लाइव लेक्चर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बच्चे एनरोल्ड हैं ईयर लॉन्ग कोर्सेज में, जोश, जुनून, समर्पण या संपूर्ण में, ऐप के ऊपर, सोचिंग ऐप के ऊपर, उनके लिए ही अवेलेबल होते हैं, उनके लिए एक्सेसिबल होते हैं। बाकी का जो हमारा स्टडी मटेरियल है ये सारे नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में हैंड रिटन नोट्स यूज हो रहे हैं बच्चों, वो भी डाउनलोडेबल फॉर्म में प्रोवाइड हो रहे हैं हमारे इन सब बच्चों को। इसके अलावा बाकी का जो स्टडी मटेरियल है, चाहे वो डीपीपीज हो, प्रैक्टिस शीट्स हो बच्चों, फिर जो हम फ्रिक्वेंटली टेस्ट्स लेते हैं बच्चों, वो ऑनलाइन मोड में लिया जाता है, लाइव मोड में लिया जाता है, अंडर प्रॉपर मॉनिटरिंग, ताकि कोई चीटिंग नहीं हो, बिल्कुल ऑफलाइन टेस्ट की फीलिंग वहां पर आती है। ये सब चीजें उन्हीं बच्चों को एक्सेसिबल है जो ईयर लॉन्ग कोर्सेज में। लेकिन जो हमारे लाइव लेक्चर्स हैं एट अ लेटर स्टेज, बाद में कुछ समय के बाद, करीब 15 से 20 दिन बाद, सेलेक्टेड लेक्चर्स को हम YouTube चैनल पर भी अवेलेबल करवा रहे हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स को और लेक्चर्स को। तो जो बच्चे चाहते हैं कि भाई उन लेक्चर्स के साथ साथ डाउनलोडेबल नोट्स, लाइव लेक्चर्स का एक्सेस आपको मिले, कि आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर पाएं या स्टडी मटेरियल का पूरा एक्सेस आपको मिले, तो आप ऐप पर जाकर, पहले तो सोचेंगे ऐप यदि डाउनलोड नहीं करें तो डाउनलोड कर लो बच्चों प्ले स्टोर से, और ऐप पर जाकर आप इन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो, ठीक है। और कोर्सेज की जो फीस रखी है बच्चों वो इतनी नॉमिनल रखी है कि हम ये चाहते हैं कि पूरे देश का कोई भी बच्चा बहुत आसानी से उसको अफोर्ड कर सके, है ना। महीने का 200-300 रुपये, 100 रुपये से लेकर 400-500 रुपये से ज़्यादा का खर्चा आपका नहीं है, पूरे महीने का बता रहा हूँ मैं आपको। और अभी तो बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट वहाँ पर दे रखा है, तो आप आसान से वहाँ से चीज़ें कर सकते हो बच्चों। तो देख लेते हैं भाई जवाब आया नहीं आया सबका। ठीक है भाई, अनीसा को तो क्लियर है, बाकी का क्या हुआ भाई? आसिया का क्या हुआ? जुबैर का क्या हुआ? और बच्चों का डाउट है क्या? है तो बोल दो, है, नहीं है तो नहीं है। अब एक बार इसको रीडिंग लगा लेते हैं बच्चों। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डीजेनरेट। मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बने थे, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रह जाता है। समझा दिया, एक ही रह जाता है। अब ये जो एक रह गया है वो फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सेक में डेवलप होगा, उसको बनाएगा। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, यदि एक ही मेगास्पोर से पूरा एक एम्ब्रियो सेक बन रहा है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों? मोनो मींस वन, स्पोरिक रिप्रेजेंट्स मेगास्पोर, एक मेगास्पोर से ही पूरा एम्ब्रियो सेक बन रहा है, दैट इज व्हाई मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लिया, लेकिन ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, ध्यान रखना। माइटोटिक डिवीजन तो हो रहा है लेकिन अभी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई which move to opposite poles। बताया था अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं बनने के बाद, यहां पर है ना, अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, फिर उनमें वापस से 2 बार डिवीजन होगा, लेकिन फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। पहले 2 न्यूक्लिएट स्टेज आएगी, फिर 2 बार 2 मोर सिक्वेंशियल, सीक्वेंस में 2 और न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 and 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस। अल्टीमेटली 8 न्यूक्लियाई वहां पर बन जाएंगे। सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं अब। These mitotic divisions are strictly free nuclear। बोला था मैंने ये mitotic divisions purely free nuclear है, that is nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation। होगी तो सही सेल वॉल फॉर्मेशन, इसलिए अल्टीमेटली है तो पूरा माइटोटिक डिवीजन, लेकिन इमीडिएटली नहीं बन रही, थोड़ी देर के बाद बन रही है। पहले न्यूक्लियाई बन रहे हैं, बाद में सेल वॉल बनेगी कुछ देर के बाद। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल्स आर लेट डाउन। फिर जब 8 न्यूक्लियाई बन गए हैं, अब सेल वॉल फॉर्मेशन चालू होगी और अल्टीमेटली फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक बनेगा। जब ये सेल्स बन जाएगी, 7 तरह की सेल्स,
तब जाकर हम बोलेंगे कि एम्ब्रियोसेक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन इनसाइड द ओव्यूल हो गया है बच्चों। नाउ 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, जो 8 में से 6 न्यूक्लियाई हैं उनको तो सेल वॉल सराउंड कर लेगी और 6 सेल बना लेगी। चेलेजल एंड पर 3 एंटीपोडल्स और माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड्स और एक सेल बच्चों। एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स, जो 2 रिमेनिंग न्यूक्लियाई हैं कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, वो एग अपरेटस के नीचे, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर था, ध्यान रखना। तो जो पोलर न्यूक्लियाई हम क्या कह सकते हैं, एग अपरेटस के नीचे सेंटर में होंगे इन द सेंट्रल सेल। There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end. माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स है, 2 सिनर्जिड्स और एक सेल, तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, एग अपरेटस। बता दिया था। द एग अपरेटस इन टर्न क्या क्या होगा इसमें, 2 तो सिनर्जिड्स और एक एग सेल बच्चों, है ना। एक तो एक सेल यानी कि फीमेल गेमीट और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग्स, बताया था किधर की तरफ, माइक्रोपाइलर टिप की तरफ, और इनको क्या कहते हैं बच्चों, फिलीफॉर्म अपरेटस। फंक्शन, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड। आया नहीं आया समझ में? तो पोलन ट्यूब सिनर्जिड से एंटर होकर अल्टीमेटली एक सेल तक पहुंचती है, फिर वहां पर मेल गेमिट्स को रिलीज करती है। 3 सेल्स आर एट द चेलेजल एंड, उनको क्या कहते हैं बच्चों, तीनों सेल्स को एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स कहलाती है तीनों। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, बीच वाली सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ध्यान रखना। 10 सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट में पूछा जाता है आपसे, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी, क्या कहोगे, कितने न्यूक्लियाई हैं, 8 न्यूक्लियस हैं, लेकिन सेल्स कितनी हैं, 7 ही हैं। 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स 5, एक सेल 6 और एक सेंट्रल सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियाई 7। टोटल 7 cells but 8 nuclei are there। ठीक है ना। तो बच्चों आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई। कुछ भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो। लास्ट 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, आज का लेक्चर यहीं। अब इसके बाद देखो, मेल गेमिट फॉर्मेशन देख लिया, फीमेल गेमिट फॉर्मेशन देख लिया, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। अब इसके बाद क्या है, इनका फ्यूजन होना जरूरी है। लेकिन फ्यूजन के लिए जरूरी क्या है, जो मेल गेमीट्स है वो पहले स्टिग्मा तक तो पहुंचे, पिस्टल की पोलन ग्रेन्स उनको कैरी कर रहे हैं, तो पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना जरूरी है। और ये जो प्रोसेस होता है जिससे पोलन ग्रेन्स कहां पहुंचते हैं, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बच्चों। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 अगले 3 लेक्चर में, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट वीक हमारा एक और चैप्टर खत्म हो जाएगा 12th का, और प्लांट किंगडम चल ही रहा है। तो नेक्स्ट वीक 2 चैप्टर्स हम कहेंगे एक साथ खत्म होंगे, प्लांट किंगडम भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट किंगडम खत्म होने के साथ 11th के 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी हमारी, 4 चैप्टर्स की यूनिट है वो। लिविंग वर्ल्ड हो जाएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, प्लांट किंगडम हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम, यूनिट कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म हो जाएगा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो बहुत अच्छी बात है कि जहां पर अभी बैचेस चालू हो रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, अभी तो चालू हो रहे हैं बच्चों जुलाई अगस्त में, है ना, वहां पर हम 2 यूनिट्स कंप्लीशन की कगार पर आ जाएंगे एट द एंड ऑफ जुलाई। तो अच्छी बात है कि हम आगे चल रहे हैं और आगे ही चलना है हमें दूसरों से, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।